हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिस में। आज हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव सिस्टम ऑफ चाइना। चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिएंट फीचर्स हमने पहले वीडियो में कवर किया था। आज हम उसके लेजिस्लेटिव सिस्टम या लेजिस्लेचर सिस्टम कैसा है इसके बारे में पढ़ेंगे, और नेशनल पीपल्स कांग्रेस क्या है, स्टैंडिंग कमेटी क्या है और ये कैसे परफॉर्म करते हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। जैसे चाइना को समझने के लिए पहले उसके सैलिएंट फीचर्स समझने होंगे, जिसके लिए हमने पिछले वीडियो बनाई थी और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। चाइना एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर देश है। यूनिकैमरल मतलब एक सदन वाला देश। वहाँ पे सिर्फ नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस का मतलब होता है सदन, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो वहाँ पे एक ही सदन वाला देश है। हमारे देश की तरह बाईकैमरल नहीं है। बाईकैमरल जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, उनके यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उनके यहाँ एक ही सिस्टम है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और वो भी कहाँ है? केंद्र में। हमारे देश में केंद्र में भी सदन है और राज्यों में भी सदन है। केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है हमारे देश में, और राज्यों में कहीं कहीं विधानसभा और विधान परिषद भी है। मतलब हर राज्य अपना अपना कानून बना सकते हैं और केंद्र पूरे देश के लिए कानून बना सकता है। लेकिन चाइना इससे अलग है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है वो। मतलब वहाँ पे सिर्फ केंद्र में लेजिस्लेटिव सिस्टम है। लेजिस्लेचर मतलब होता है वो अंग जो कानून बनाए, मतलब लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। तो चाइना में सिर्फ केंद्र में ही एक सिस्टम है जो कानून बनाता है। वहाँ के राज्यों में भी सभाएं हैं, विधानसभाएं हैं, लेकिन वो कंट्रोल्ड है नेशनल पीपल्स कांग्रेस के द्वारा। नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही उन्हें चलाते हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे हमारे देश में, हमारे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा ने ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून पास किया। ये कानून पूरे इंडिया के लिए लागू होता है, राइट। लेकिन हमारा जो वेस्ट बंगाल है उसने एक खेलाश्री का स्कीम पास किया, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए। बिहार का जो विधानसभा है उसने पास किया कि लिकर बैन हो जाएगा, मतलब दारू बंद हो जाएगा। तो ये सिर्फ उस राज्य के लिए। तो हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। उनके देश का स्ट्रक्चर यूनिटरी स्ट्रक्चर है और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब एक ही सदन होगा जिसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो अब समझते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस क्या है और कैसे परफॉर्म करता है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट का बहुत बड़ा अंग है, और पूरा काम जो पूरे चाइना में होता है वो सिर्फ यही अंग करता है। मतलब नेशनल पीपल्स कांग्रेस अपने आप में बहुत पावरफुल है और पूरे चाइना को चलाने की हिम्मत रखता है। वीडियो खत्म होते होते आपको समझ में आएगा कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस की पावर कितनी ज़्यादा है। इन्होंने, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना ने पूरा पावर केंद्र को दे रखा है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस को दे रखा है। अच्छा, इसमें ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, ये लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेटिव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमारे देश में लोकसभा में 545 लोग बैठते हैं, एमपीज बैठते हैं। राज्यसभा में 250 एमपीज बैठते हैं, मतलब मुश्किल से 800 एमपीज बैठते हैं। लेकिन इस देश में लगभग 3000 एमपीज बैठते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस में, जिन एमपीज को डेप्यूटीज कहा जाता है। शब्द अलग है, डेप्यूटीज। आखिर ये डेप्यूटीज कैसे आते हैं यहाँ पे? डेप्यूटीज जैसे इनका जो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, जैसे हमारे देश में इलेक्शन होता है, एमपी का भी इलेक्शन होता है और एमएलए का भी इलेक्शन होता है। एमपी जैसे प्रधानमंत्री खुद एक एमपी हैं, निर्मला सीतारमन एमपी हैं, स्मृति ईरानी एमपी हैं। इनको हमने चुना है, अपने अपने कंस्टिट्यूशन से हमने वोट दिया है, कंस्टिट्यूएंसी से वोट दिया है, और ये वहाँ जीत के गए हैं। सेम एमएलए में भी हमारे विधानसभा जो नज़दीकी हमारे राज्य का है उसके भी हमने वोट दिया है और वो जीता है। तो ये जो एमपी बनना है ये डायरेक्ट पद्धति है, और ये जो एमएलए बनना है ये डायरेक्ट पद्धति है। लेकिन चाइना के देश में क्या है, जैसे सपोज करें यहाँ काउंसिलर, ये एमएलए, ये एमपी, तो उनके देश में वोट सिर्फ काउंसिलर के लेवल तक होता है, ऊपर के लेवल में कुछ भी वोट नहीं होता है।
एक इंसान ने अपने इलाके से काउंसिलर को वोट दिया, बात खत्म। काउंसिलर अब एमएलए चुनेगा, उनके वहाँ डेप्यूटी शब्द का यूज करते हैं, और एमएलए एमपी चुनेगा। तो ये जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो इनडायरेक्ट है। तो एनपीसी मतलब नेशनल पीपल्स कांग्रेस में जो 3000 लोग आते हैं, बैठते हैं डेप्यूटीज, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से वहां तक पहुंचे हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से वो वहां जीते हैं और बैठे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं। हमारे देश के जो पार्लियामेंट है वहाँ पे लोग डायरेक्ट इलेक्शंस मतलब लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस की मदद से लोग वहाँ बैठे हैं जीत के, लेकिन एनपीसी में नहीं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस में नहीं। एनपीसी के डिप्यूटीज का चुनाव कैसे होता है? इनका चुनाव एक इनडायरेक्ट चुनाव है, इनका सीक्रेट बैलेट में चुनाव होता है। मतलब ये काउंसिलर ने एक एमएलए चुना, ये काउंसिलर ने एक एमएलए चुना, ये एमएलए अपने डिप्यूटीज को चुनेगा, मतलब जो एमपीज के लेवल में है वो, मतलब ये जो काउंसिलर है म्यूनिसिपैलिटी के लेवल में, ये जो है ये स्टेट के लेवल में, और ये जो है वो सेंटर के लेवल में। तो ये जो इंसान है ये केंद्र को वोट तो देगा डिप्यूटीज को, लेकिन वो सीक्रेट बैलेट होगा, मतलब गुप्त रखा जाएगा वो इलेक्शन, किसी को पता नहीं चलेगा। 1998 में 1998 में नेशनल पीपल कांग्रेस की क्षमता जो थी, ताकत जो थी, उसमें 3456 लोग थे, 3456 मेंबर्स। 2008 में एनपीसी में 3000 डेलीगेट्स थे, 3000, मतलब ये चेंज होता रहता है, वो अपने यहाँ ये नियम बदलते रहते हैं कि इस साल कितने डिप्यूटीज होंगे। 2013 जो 12th एनपीसी था उनका, 12th एनपीसी नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो 2013 में जो इलेक्शन हुआ उसमें अभी मतलब एनपीसी की क्षमता कितनी थी? 2987। मतलब ये हर बार चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, आगे जा रहा है, पीछे भी बढ़ रहा है। यहाँ के चुनाव में भारत की तरह उतना तमाशा नहीं होता, उतना ड्रामा नहीं होता, उतना एक्साइटमेंट नहीं होता। मतलब हमारे देश में चुनाव का एक अलग ही मजा होता है, एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। इनके देश में उतना उस चुनाव का कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, यूएसए की तरह भी एक्साइटमेंट नहीं होता है, क्योंकि इनका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है। हमारे देश का इलेक्शन एमपी चुनने तक, एमएलए चुनने तक डायरेक्ट है, इसलिए हमें बहुत मजा आता है इलेक्शंस के दिनों में। अब बात करते हैं कि ये एनपीसी कितने समय के लिए होता है। एनपीसी 5 साल के लिए होता है, जैसे हमारा लोकसभा 5 साल के लिए और राज्यसभा 6 साल के लिए होता है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। ये इलेक्शन एनपीसी का कराता कौन है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस का इलेक्शन स्टैंडिंग कमेटी कराता है। स्टैंडिंग कमेटी एनपीसी में जैसे 3000 लोग हैं, उन्हीं 3000 लोगों में कुछ स्पेशल लोग होते हैं, मतलब कुछ लोगों का चुनाव किया जाता है जो स्टैंडिंग कमेटी बनाते हैं, जिसके बारे में हम अगले पार्ट में मतलब थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो एनपीसी का जो ये स्टैंडिंग कमेटी होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, वही इनका चुनाव कराने का काम करते हैं। जब भी कोई एक एनपीसी का 5 साल का टेन्योर खत्म होने वाला हो, तो उस 5 साल से मतलब 5 साल जब खत्म होने वाला हो उसके पहले ही 2 महीने पहले ही नया एनपीसी रेडी हो जाना चाहिए, तभी नई बैठक आरंभ होगी, तभी नया बैठक शुरुआत होगा। और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन जैसे वॉर सिचुएशन चल रहा है चाइना में, तो ये जो 5 साल का टेन्योर है इसको 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जो अगला एनपीसी का चुनाव होगा वो इसी 1 साल में कंप्लीट कर लेना होगा। अब बात करते हैं कि इसके सेशंस कैसे काम करते हैं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस का सेशन, नेशनल पीपल्स कांग्रेस को कम से कम साल में 1 सेशन करना होगा, मतलब एक बार मिलना होगा, एक बार बातचीत करनी होगी, और हर चीज का अपॉइंटमेंट बात करना होगा हर किसी का। लेकिन 3000 लोगों को एक साथ बात करना एक बहुत टफेस्ट जॉब है। ये पॉसिबल नहीं है कि 3000 लोग एक साथ बैठ के कोई कानून पास कर लें, है ना। कहने के लिए तो ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जैसा दिख रहा है, 3000 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये 3000 लोग एक्चुअली काम नहीं करते। काम करते हैं वो एनपीसी के जो स्टैंडिंग कमेटी के लोग होते हैं, 200 के आसपास, वो लोग ही कानून बदलते हैं, बनाते हैं, अमेंड करते हैं, और पूरा जो एनपीसी का पावर होता है वो उस 200 मेंबर्स जो स्टैंडिंग कमेटी के होते हैं उनके पास ये पावर्स होते हैं। अगर स्टैंडिंग कमेटी चाहे तो वो 1 से ज़्यादा बार मीटिंग करा सकती है एनपीसी में, और वो लोगों को बुला सकती है, लेकिन उसके लिए 1/5 रेजोल्यूशन पास करना होगा।
यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इनके संविधान में प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं दिया गया है कि वो संसद बुला सके। जैसे हमारे देश में जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, वो अगर चाहें तो लोकसभा और राज्यसभा का सत्र बुला भी सकते हैं और भंग भी कर सकते हैं। लेकिन चाइना में प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं दिया गया है कि वो लेजिस्लेचर्स की मीटिंग बुलाए, मतलब एनपीसी की मीटिंग बुलाए और भंग करे। तो ये पावर प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया है। 11th नेशनल पीपल्स कांग्रेस composed of nearly 3000 delegates held its session from 5th March 2008 to March 18, 2008 at Beijing, re-elected president Hu Jintao। 11वें नेशनल पीपल्स कांग्रेस में 3000 लोग मिले थे और उस मीटिंग में उन्होंने एक प्रेसिडेंट को री-इलेक्टेड किया था जो उनके हु जिनताओ थे। तो उसके लिए ही, मतलब जो 3000 लोग एक बार मौजूद होते हैं वो हर बार किसी का इलेक्शन करने के लिए ही मौजूद होते हैं, नहीं तो पूरा जो स्ट्रक्चर है एनपीसी का वो स्टैंडिंग कमेटी चलाती है। अब बात करते हैं एनपीसी के पावर्स एंड फंक्शन की। पहला पावर जो है वो लेजिस्लेटिव पावर्स है, मतलब नेशनल पीपल्स कांग्रेस सारा नियम कानून और जो भी होता है रूल्स रेगुलेशन वो पास करने का काम करता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। दूसरा पावर अमेंडमेंट पावर है। अगर नेशनल पीपल्स कांग्रेस के जो 3000 लोग हैं वो अगर चाहें, सब नहीं, अगर वो चाहें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी प्रोविजंस चेंज कर सकते हैं। कितनी बहुमत चाहिए? 2/3 की बहुमत चाहिए, मतलब उस 3000 लोगों में 2/3 अगर लोग वोट देते हैं तो कोई भी प्रोविजन चेंज किया जा सकता है। एनपीसी के माध्यम से ही पावर और अपॉइंटमेंट भी होता है, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रोक्यूरेटर। तो जितने भी उस देश के चाइना में जो भी हाईएस्ट पोस्ट हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस करता है। बेसिकली ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस के 3000 सभी लोग मिलके नहीं करते हैं, एक्चुअली काम वही स्टैंडिंग कमेटी करता है, लेकिन हमको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा नेशनल पीपल्स कांग्रेस। लेकिन 3000 लोग एक साथ काम कर ही नहीं सकते क्योंकि साल में कितने बार मिलना होता है? कम से कम एक बार, है ना। तो एक बार मिलने में इतना सारी चीज़ें तो पावर अवेल किए नहीं जा सकते, इसलिए सारे फंक्शन को, सारे पावर्स को परफॉर्म करता है स्टैंडिंग कमेटी, मतलब जिसमें 200 लोग होते हैं। उसी 3000 में से 200 खास लोग निकले हुए होते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एनपीसी अगर चाहे किसी को अपॉइंट किया है, जैसे प्रीमियर को अपॉइंट किया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया है, किसी स्टेट काउंसिल के किसी मंत्री को अपॉइंट किया है, तो अगर एनपीसी चाहे तो उनका अपॉइंटमेंट रद्द भी कर सकता है। ये सारे पावर एनपीसी के पास मौजूद है। फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस, कितना खर्च होगा, जैसे हमारे देश का जो मनी बिल होता है वो लोकसभा में पास होता है, तो वैसे ही इनके देश का जो मनी बिल होगा वो एनपीसी तय करेगा। फॉरेन पावर्स, जितने भी फॉरेन पावर्स दिए गए हैं वो एनपीसी के पास। लेकिन स्टैंडिंग कमिटी, द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द एनपीसी मेक्स ट्रीटीज विद द फॉरेन नेशंस and sends ambassador abroad, but these can be annulled by the NPC। स्टैंडिंग कमेटी ही फॉरेन रिलेशंस के डिसीजंस लेता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एनपीसी 3000 लोगों से बना हुआ है, लेकिन 3000 लोग एक साथ काम नहीं कर सकते। उनके सिस्टम में बनाया गया है कि स्टैंडिंग कमेटी ही एनपीसी का रोल निभाएगा। चलिए अब बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी क्या है। स्टैंडिंग कमेटी, जैसे स्टैंडिंग मतलब खड़ा है, कमेटी जो समिति के रूप में काम करता है, तो एनपीसी नेशनल पीपल्स कांग्रेस में 3000 लोग हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जो खड़े हैं हमेशा काम करने के लिए, उनको ऐसा बनाया गया है कि वही काम करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी में कौन कौन होते हैं? स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और बाकी मेंबर्स होते हैं। 1978 में लगभग 144 मेंबर्स थे, मतलब जितने 2500 या 3000 जो एनपीसी के मेंबर्स थे उनमें से 144 मेंबर्स एज अ स्टैंडिंग कमेटी काम कर रहे थे। जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट में 1998 में लगभग 134 मेंबर्स जो थे वो स्टैंडिंग कमेटी के रूप में काम कर रहे थे। मतलब ये बढ़ सकता है और घट भी सकता है, ये जो स्टैंडिंग कमेटी का नंबर है। तो कितने समय के लिए स्टैंडिंग कमेटी काम करता है? सेम 5 साल, क्योंकि अगर एनपीसी 5 साल के लिए होगा तो ये भी 5 साल के लिए ही काम करेंगे। कब तक काम करेंगे? जब तक नया एनपीसी इलेक्ट नहीं हो जाता, और अगर कोई आकस्मिक मतलब इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है, अगर आ गई,
तो ये जो एनपीसी का टेन्योर है वो बढ़ाया भी जा सकता है, अगर एनपीसी चाहे और स्टैंडिंग कमेटी का परमिशन हो तो। इस स्टैंडिंग कमेटी के बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक्चुअली पूरे एनपीसी या जो कह लें चाइना का जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही चलाता है। तो क्या क्या पावर फंक्शन है? पहले लेजिस्लेटिव फंक्शन, मतलब कानून बनाने का सारा पावर जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास है। एनपीसी, व्हेन एनपीसी इज नॉट इन सेशन इट एनेक्ट्स लेजिस्लेशन ऑन इट्स बिहाफ। जब एनपीसी काम नहीं करता है, एक बार ही साल में काम करता है, उसके बावजूद मतलब उसके बिहाफ में स्टैंडिंग कमिटीज ही काम करती हैं। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट का काम देखती है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, इन सब को विजिलेंट करती है, सबका कार्य देखती है कि कौन काम कैसे कर रहा है या अपना काम नहीं कर रहा है। अगर जो एनपीसी है वो सेशन में नहीं है, मतलब वो मीटिंग नहीं कर रही है, तो अगर स्टैंडिंग कमेटी चाहे तो खुद ही अमेंडमेंट प्रोसीजर ला सकती है और उसको अमेंड कर सकती है। स्टैंडिंग कमेटी सिर्फ लेजिस्लेटिव फंक्शन ही नहीं देखती, इलेक्टिव फंक्शंस भी देखती हैं। जैसे इनके देश में हर चीज़ इलेक्ट किया जाता है ना, तो हर चीज़ इलेक्ट किया जाता है। जैसे अगर वो अपने देश के मिनिस्टर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, ऑडिटर जनरल इलेक्ट होता है, सेक्रेटरी जनरल स्टेट काउंसिल्स का, चेयरमैन ऑफ द कमीशन, ये सब कुछ, मतलब सेंट्रल जो मिलिट्री कमीशन है उसके भी चेयरमैन को अपॉइंट किया जा सकता है, इलेक्ट किया जा सकता है स्टैंडिंग कमीशन के माध्यम से। और किनको किनको इलेक्ट कर सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल कमिटी, इन सब को अपॉइंट किया जा सकता है। इसके कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी हैं। स्टैंडिंग कमेटी खुद ही एग्जीक्यूट भी करता है बहुत सारी चीज़ें। क्या क्या? जैसे कौन एम्बेसडर बनेगा, कौन राजदूत बनेगा, दूसरे देश में जाएगा, ये सब कुछ स्टैंडिंग कमेटी तय करती है। जैसे हमारे देश में पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न ये दिया जाता है और ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। उनके देश में ये सब स्टैंडिंग कमेटी तय करती है। स्टैंडिंग कमेटी तय करती है कि किसको क्या रिवॉर्ड दिए जाएंगे। पार्डन भी, जैसे हमारे देश में जो क्षमा दिया जाता है, क्षमा कौन देता है? प्रेसिडेंट देते हैं। प्रेसिडेंट ही क्षमादान दे सकते हैं कि इस इंसान को क्षमा दिया जाता है किसी भी क्राइम के लिए। इस देश में क्षमा स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ही दिया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और स्टैंडिंग कमेटी क्या करता है? स्टैंडिंग कमेटी उसको पास करता है कि इस इंसान की फांसी रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए। हमारे देश में भी प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, इनके देश में भी प्रेसिडेंट के पास ही पावर है, लेकिन जो प्रपोजल होगा वो स्टैंडिंग कमेटी देगा। अगर कभी वॉर का सिचुएशन हो, चाइना पे कोई अटैक करे, तो स्टैंडिंग कमेटी ही इसकी स्टार्टिंग कर सकता है। स्टैंडिंग कमेटी ही कॉग्निजेंस ले सकता है, स्टार्ट कर सकता है कि इसको अटैक किया जाए। प्रोक्लेमेशन ऑफ वॉर, मतलब वॉर का जो घोषणा होता है वो स्टैंडिंग कमेटी ही कर सकता है। जुडिशियल फंक्शन, जो ये स्टैंडिंग कमेटी है उसके अपने जुडिशियल फंक्शंस भी हैं। जैसे हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है, या कोई भी आर्टिकल आप कहें, उन आर्टिकल्स का क्या मीनिंग है, क्या उसका नोशन है, किस कंसेप्ट में लिखा गया था, ये सब कौन एक्सप्लेन करेगा? हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन करेगा। सुप्रीम कोर्ट बताएगा उस वर्ड का मीनिंग। से सैल का मतलब क्या है, मे का मतलब क्या है, सैल प्रिज्यूम क्या सोच के लिखा गया था, मे प्रिज्यूम क्या सोच के लिखा गया था। तो हमारे देश में कानून का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन उनके देश में जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होगा, कानून का क्या मतलब है अपने आप में, वो स्टैंडिंग कमेटी करेगा। मतलब जुडिशियल पावर भी स्टैंडिंग कमेटी के पास है, एग्जीक्यूटिव पावर भी स्टैंडिंग कमेटी के पास है, लेजिस्लेटिव पावर भी स्टैंडिंग कमेटी के पास है। तो आप सोच सकते हैं कि ये सारे पावर किसी एक अंग के पास है। तो क्या इस देश में सच में डेमोक्रेसी होगी या एक रूप का डिक्टेटरशिप है ये? अगला, अगर स्टैंडिंग कमेटी चाहे तो खुद ही एक बिल ला सकती है अमेंडमेंट के लिए, और उसमें कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए, और स्टैंडिंग कमेटी खुद ही उसको पास करने के लिए आगे भी बढ़ा सकती है। तो ये सारे पावर स्टैंडिंग कमेटी को दिए गए हैं। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस एक्चुअली 3000 लोगों का होता है, लेकिन चलाते हैं मात्र 150-200 लोग, और वही पूरे जो नियम कानून बनाने होते हैं उन सब का भार इसी स्टैंडिंग कमेटी और नेशनल पीपल्स कांग्रेस पर टिका हुआ
होता है चाइना का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।